आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोरोना काल में ग्रामीण भारत या कोरोना काल और उसके उपरांत ग्रामीण भारत में बदलाव। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कोरोना काल में ग्रामीण भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है, ग्रामीण भारत की क्या समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही हैं, इस पर हम विवेचना करते हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया था, उस दिन से देश कर्फ्यू की अवस्था में चला गया, फिर वो लॉकडाउन की अवस्था में गया और देश में अलग अलग तरह की समस्याएं भी दिखने लगी हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी समस्या मजदूरों की समस्या है, मजदूरों के पलायन की समस्या है। दोस्तों, आप लोग ये भूले नहीं होंगे कि दिल्ली की घटना कि रात में अचानक एक बस अड्डे में 10,000 लोग इकट्ठा हो गए, या मुंबई के एक रेलवे स्टेशन में मस्जिद के सामने 10,000 लोग इकट्ठा हो गए और वह कोरोना के फैलाव का कारण भी बनने लगे, ऐसा लोगों को महसूस होने लगा। सौभाग्य से ऐसे कोई प्रमाण कोरोना प्रसार में मजदूरों के द्वारा नहीं मिला है, लेकिन अगर इसकी विवेचना करें तो मजदूरों की समस्या एक पलायन की समस्या और मजदूरों के रोजगार की समस्या है। ये दो बड़ी समस्याएं हमें दिखाई देती है। पहली समस्या है, हम समझते हैं जब मजदूर डर करके पलायन कर रहा है, तो पलायन क्यों कर रहा है? पलायन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मन में आर्थिक असुरक्षा है, उसके साथ साथ उसके मन में सामाजिक असुरक्षा भी है। आर्थिक असुरक्षा ही सामाजिक असुरक्षा को जन्म देती है। ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वही मजदूर अभी तक उन्हीं शहरों पर, उन्हीं घरों पर, उन्हीं जगहों पर वो रह रहे थे जब तक उनके पास आर्थिक सुरक्षा थी, जब तक उनके पास काम था। लेकिन जब उनके पास काम समाप्त हुआ, धन की कमी आई और सरकारों ने शायद उतनी अच्छी तरीके से उनको वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई, इसलिए उनके अंदर दूसरी तरह की बहुत सारी असुरक्षाएं घर कर जाती हैं और वह पैदल ही 1000 से 2000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा पर वो निकल पड़ते हैं, अपनी गर्भवती पत्नियों को लेकर साइकिल में निकल पड़ते हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो लोग उन घरों में नहीं रहना चाहते जहां वो कई वर्षों से रह रहे हैं, वो अपने रूट में अपने गांव की तरफ वापस आना चाहते हैं। इसको हम जब समझते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, उनमें उनकी आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा प्रमुख है। दूसरा कारण है सरकारों का उतनी अच्छी तरीके से केयर न करना जितनी अच्छे तरीके से उन्हें केयर करने की जरूरत थी। अब जब मजदूर पलायन करने लगे हैं और लॉकडाउन खुलने की स्थितियां बनने लगी हैं, तो सरकारों को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब शहरों में काम करने के लिए मजदूर वर्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है, मजदूरों की कमी होने लगी है। इसका ज्वलंत उदाहरण हम हरियाणा से समझ सकते हैं, जहां पर हरियाणा की सरकार ने मजदूरों से यह प्रार्थना की है कि वह पलायन न करें और वहीं रुकें। उनको श्रम की आवश्यकता महसूस होने लगी है। ऐसे भारत सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहां मजदूर ही काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और स्वतंत्रता के उपरांत देश में पहली बार, मुझे यह जितना जानकारी है या जितना मैंने अध्ययन किया है या जितनी मेरी उम्र है, मैंने पहली बार ऐसे ऐसे वर्गों का सम्मान होते हुए देखा है जिनका कभी सम्मान मैंने अपने जीवन काल में या अध्ययन काल में बहुत न्यूनतम देखा है। जैसे पुलिस वर्ग का सम्मान, डॉक्टरों का दिल से सम्मान, मजदूरों का तो घनघोर अपमान, उनका सम्मान तो था ही नहीं, सब स्वच्छता कर्मियों का सम्मान। क्या आप उम्मीद कर सकते थे कि कोरोना के पहले स्वच्छता कर्मियों का कोई सम्मान हुआ? मुझे लगता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा बनारस में जो उनको सम्मान दिया गया या प्रयाग में उनको जो सम्मान दिया गया, प्रयाग की सफाई के दौरान जब प्रधानमंत्री को उनके चरणों की सफाई करी, उसके सिवाय भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत कोई भी ऐसा हमें नेता या जन नेता या प्रधानमंत्री नहीं मिलता है जो उनको यथोचित सम्मान देता। ये एक राजनीति का विवाद का प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस मत से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग किसी वर्ग का सम्मान करते हैं तो वो सम्मान की परंपरा ऊपर से नीचे तक आती है। अब हम कोरोना काल में लौट कर आते हैं। कोरोना काल में मजदूरों और सफाई कर्मियों का, स्वच्छता कर्मियों का सम्मान हमें
पहली बार दिखाई देता है। और मजदूरों का सम्मान तो बिल्कुल अभी 2-4 दिन में ही दिखाई देना शुरू हुआ है, जब रोजगार माफ करें, जब श्रम की आवश्यकता महसूस हुई और श्रम पलायन करके, मजदूर पलायन करके अपने घरों की तरफ, अपने गांव की ओर लौटने लगा। अब इससे दोस्तों दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहली समस्या, शहरों में सस्ता श्रम या श्रम उपलब्ध नहीं होगा, जिससे कि उद्योगों में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे हो जाएंगे और दुनिया की कंपटीशन में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की वैसे भी कमजोरी है और अगर मजदूर भी महंगा हुआ तो हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी समस्या है, जब यही मजदूर गांव में जाएंगे और गांव की अर्थव्यवस्था पहले ही जितने लोग हैं उनके लिए भी वो कम पड़ रही है, उस स्थिति में ये मजदूर वर्ग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब जाएंगे तो उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। उस अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था इन नए लोगों के साथ, या ये लोग जो लोग पहले शहर में थे और गांव की अर्थव्यवस्था में शहर से धन प्राप्त करके मजदूरी करके अपने गांव में जो धन बेचते थे, उससे जो इकोनॉमिक सरप्लस आता था, उसकी जगह पर अब वो स्वयं उस पर निर्भर होने जा रहे हैं। तो ये कैसी स्थिति आने वाली है? एक तो शहरों को श्रम नहीं मिलेगा और दूसरा गांव में काम नहीं मिलेगा। पहले से ही गांव में काम की कमी है, इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सच है कि कोरोना के संकट के निपटने के बाद में भी मजदूर जल्दी शहर की तरफ वापस आना नहीं चाहेगा। हाँ, ये भी है कि साल 6 महीने बीतने के बाद वो वापस भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे काम नहीं मिलेगा तो आएगा। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिस समय हम शहरों में एक सामान्य मजदूरों की जितनी आवश्यकता है उनकी तो पूरी करें ही, लेकिन गांव में जो रहना चाहते हैं, गांव से जो शहरीकरण की तरफ लोग जो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और गांव शहरों में स्लम की उत्पत्ति केवल कर रहे हैं और गांव में उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इस असंतुलन को दूर करने का यह कोरोना और कोरोना काल के बाद का बहुत अच्छा समय है। तो हमें करना क्या होगा? हमें 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, अगर हम पुराने समय में लें, स्वतंत्रता के समय में के विचारों को, तो गांधीयन विचार को, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें हमें लघु उद्योगों को और गांव में उनकी लघु उद्योगों को गांव की तरफ ले जाना होगा और वास्तव में उन्हें कार्यशील जनसंख्या के साथ जोड़ना होगा। दूसरा, अगर हम देखें कि अब्दुल कलाम का जो मॉडल है मिशन 2020 में जो उन्होंने कहा था कि हमें शहर जैसी सुविधाएं गांव तक ले जानी होंगी, गांव के आसपास जो बड़ा गांव हो या टाउन हो उसे एक क्लस्टर के रूप में डेवलप करना होगा, वहां उद्योगों को जाना होगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि अभी तक शहर की तरफ मजदूर पलायन करते थे, शहरों और शहर के आसपास उद्योग स्थिर रहते थे और मजदूर गांव से शहर की ओर आता था। अब ये समय आ गया है कि उद्योगों को शहर से गांव की ओर या क्लस्टर की ओर जाना होगा। जैसा अब्दुल कलाम ने कहा था कि गांव के आसपास जो एक बड़ा गांव है उसे क्लस्टर में बनाया जाए, बड़ी मार्केट बनाई जाए, वहां पर सरकार का अपना प्रभाव हो, लोग वहां तक मंडी बने, वहां तक किसान अपना सामान लेकर के जाए, वहां उसे उचित दाम मिले और उसी के आसपास उद्योगों को भी लगाया जाए। मुझे लगता है ये एक उचित समय है। स्वतंत्रता के उपरांत एक ऐसी चाही अनचाही स्थितियां बन गई हैं कि इन स्थितियों में हमें क्लस्टर के रूप में गांव को विकसित करना होगा। अब उद्योगों को श्रम की तरफ जाना होगा, श्रम की महत्ता को उद्योगों को स्वीकार करना है। दोस्तों, बार बार हम मजदूर शब्द को सुनते हैं, चलिए 2 मिनट में हम मजदूर क्या है इसको भी समझते हैं और ये कैसे उत्पन्न हो गए। दोस्तों, अगर हम भारतीय संस्कृति में देखें, पुरातन समय से, वैदिक काल से लेके, मौर्य से लेके, गुप्त से लेके अकबर के समय तक, तो मजदूर वर्ग बहुत कम मात्रा में हमें दिखाई देता है, उसकी कमी दास पूरी कर देते थे। लेकिन मजदूर आधुनिक उद्योगीकरण की देन है, जिसमें जब कृषि कार्य में लगे लोगों का या कृषि की जो लागत है बढ़ गई और कृषि से लाभ की स्थिति कम हो गई, कृषि में नुकसान ज़्यादा होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों किसानों को खेती करना घाटे का सौदा लगने लगा, तो वो शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हुए। तो वो किसान अब मजदूर वर्ग में कन्वर्ट हुए। मजदूर यही है, मजदूर कोई अलग से उत्पन्न वर्ग नहीं है, किसान ही है जिसे अपनी खेती से जब उसे लाभप्रदता नहीं दिखाई दी तो वह शहरों की ओर पलायन करके एक स्लम का निर्माण करने लगा और चाहे अनचाहे गरीबी में जीवन बिताने लगा। ये एक हमारा औद्योगिकरण का दुखद पहलू है।
दोस्तों इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत के डीपीएफसी को भी नीति निर्देशक तत्वों को भी ढंग से लागू किया जाए। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान निर्माताओं के ड्रीम्स हैं और उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे सरकारें मजबूत होती जाएंगी उन सपनों को लागू करने का प्रयास करेंगी। इसमें से आर्टिकल 38 प्रमुख है। 38 को हम देखते हैं। 38 में कहा गया है कि सरकारें लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगी और अवसरों की असमानता को कम करेंगी। अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर कम हैं शहरी क्षेत्रों से। तो अगर हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 को पालन करें और गांव की तरफ अवसर बना दें तो शहरों की तरफ मजदूरों का पलायन और कम हो जाएगा, जिससे शहरों में अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। अवसर जब ज़्यादा मिलने लगेंगे तो कौन शहरों की ओर जाना चाहेगा। इससे शहरों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा, शहरों पर लोड कम पड़ेगा और गांव में भी गरीबी कम होगी, समृद्धता आएगी। इसके बाद अगर हम देखें डीपीएफसी का अनुच्छेद 43 लगाते हैं जिसमें ग्रामीण कुटीर उद्योग के विकास की बात भी कही गई है, जिसमें कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी प्रयास से बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अगर हमें कोरोना काल के बाद मजदूरों के पलायन को कम करना है और इसे लाभ की स्थिति में लेके आना है तो हमें आर्टिकल 43 को भी लागू करना होगा, जहां व्यक्तिगत तथा सहकारी प्रयास से कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम कुटीर उद्योग बढ़ा देंगे, लोगों को अपने घरों में काम मिलेगा तो वह क्यों शहरों की ओर जाएंगे। और जो अभी तक दुर्भाग्य से अच्छी तरह से नहीं किया गया है, आर्टिकल 43 को भी उस तरह से लागू हम नहीं कर पाए हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की। कोरोना काल में आप जानते हैं कि बार बार ये बात कही गई है कि अपना पोषाहार स्तर अच्छा रखें, अपना न्यूट्रिशन डाइट लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। दोस्तों हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि अगर स्वस्थ रहना है तो अच्छा भोजन लेना होगा, अच्छा भोजन के स्तर को बढ़ाना होगा। देश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो पोषाहार के स्तर को बढ़ाना होगा। सरकारों ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया है। स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था करना हो या गांव में पीडीएस प्रणाली या राशन प्रणाली के द्वारा लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने का प्रयास सरकार ने किया है, लेकिन इसे हमें और भी बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता है। आर्टिकल 48 की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमें न केवल लघु उद्योगों को बढ़ाना है, न केवल उद्योगों को क्लस्टर में ले जाना है, बल्कि जो भारत की रीढ़ है, कृषि है, उसको बढ़ाना है, कृषि को मजबूत करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट देना है, पशुपालन को बेहतर करना है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे लोगों के न केवल पोषाहार का स्तर अच्छा होगा बल्कि उनकी आर्थिक आज़ादी भी मिलेगी। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर गांव को मजबूत करना है तो हमें दोहरा काम करना होगा। पहला, जो गांव की मजबूत चीज़ें हैं जिससे गांव की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, हमें उसे भी मजबूत करना होगा। और दूसरा, उद्योगों का गांव की ओर हमें पलायन कराना होगा, ना कि मजदूरों का शहरों की ओर पलायन। दोस्तों ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मौका मिला है। कोरोना काल जो कि चुनौतियों का काल है, लेकिन कोरोना के बाद जैसे पहली दुनिया थी वैसे बाद में दुनिया ना होनी चाहिए, ना होगी। इसीलिए हमें गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का चुनौतीपूर्ण परंतु एक सुनहरा मौका मिला है। हमें सरकारों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और मजदूरों और गांव के लोगों को उससे जोड़ करके ईमानदारी पूर्वक एक ऐसा ढांचा खड़ा करना होगा, एक मजबूत आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करना होगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरे, गांव का स्वास्थ्य सुधरे, गांव का सामाजिक स्तर भी सुधरे और भारत में जो गांव से शहरों की ओर पलायन है ये भी रुके। ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे गांव को शहरों से जोड़ते हुए हम ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और शहरों की सेहत में भी बेहतर सुधार कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम गांव के आर्थिक विकास मॉडल को स्ट्रांगली लगाते हैं, जो कि अब लगाना ही पड़ेगा और लगाना चाहिए, तो न केवल गांव को फ़ायदेमंद है बल्कि शहरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और गांव और शहर के बीच की जो खाइयाँ हैं वो खाइयाँ कम होते हुए दिखाई देंगी और हम अपने देश को उस तरह बना पाएंगे जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
एक कल्पना की थी ग्रामीण स्वराज का भारत, जिसमें गांव में सुशासन पहुँचे, गांव में विकास पहुँचे और गांव के लोग भी वो बेहतर जीवन जी सकें और राम राज्य की कॉन्सेप्ट को हम जीवित कर सकें, राम राज्य की कॉन्सेप्ट को हम लागू कर सकें। जय हिंद दोस्तों।